Hello and welcome to the class 11th physics. Physics is very easy and important subject, especially in 11th class. Now physics जो है science का एक part है. So before going to what is physics, let's talk about what is science. साइंस जो है ये एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है जितने भी नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं हमारे आसपास में उनकी, बाय केयरफुल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लेनेशन. साइंस जो है एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. इसके अंदर कोई भी थ्योरी जो होती है वो फाइनल नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई स्कोप ऑफ डेवलपमेंट रहता ही है. इवन जो मेजर लॉज हैं हमारे यूनिवर्सल लॉ कहलाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी कुछ मॉडिफिकेशन का स्कोप है. जैसे हम बात करते हैं, आज से कुछ सेंचुरीज अगो इट वाज बिलीव्ड दैट सन रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ. बाद में कुछ साइंटिस्ट इससे डिसअग्री हुए, उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन किया और केयरफुल स्टडी करने के बाद में इट वाज फाउंड कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड सन के. लेकिन उसके कुछ टाइम बाद इसके अंदर भी करेक्शन हुए और इस कॉन्सेप्ट को फिर बदला गया. इसी तरह से जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है. नाउ कम टू द पोर्शन कि साइंस जो होती हैं उसके टाइप्स होते हैं. तो साइंस हैव टू टाइप्स. फर्स्ट इज बायोलॉजिकल साइंस एंड सेकंड वन इज फिजिकल साइंस. बायोलॉजिकल साइंस जो है दैट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग थिंग्स. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे जो रिलेटेड है दैट इज बायोलॉजिकल साइंस. फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, ऑर्निथोलॉजी एक्सेट्रा. जो साइंस का पोर्शन नॉन लिविंग थिंग से डील करता है दैट कम्स अंडर फिजिकल साइंस, जो से हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी. ऑल दीज आर पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस. नाउ कम टू द आवर टॉपिक, व्हाट इज फिजिक्स. फिजिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड फिजिसिस से बना है, जिसका मतलब होता है नेचर, एंड द लैटिन वर्ड फिजिका विच मीन्स नेचुरल थिंग. In our Indian language, Sanskrit, its equivalent is भौतिकी, और जिसको हम कहते हैं जनरली हिंदी में भौतिक विज्ञान. सो फिजिक्स क्या है? ये नेचुरल फिनोमिनाज और उनके इंटरैक्शन के बीच में एक स्टडी कहलाती है. इट डील्स विथ हाउ एंड व्हाई मैटर एंड एनर्जी एक्ट्स एज दे डू. नाउ कम टू द पोर्शन कि व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. जो फिजिक्स है इसको ब्रॉडली कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स. इसमें से क्लासिकल मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स हमारे 11th फिजिक्स का पार्ट है. ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स जो है दैट इज पार्ट ऑफ 12th फिजिक्स. अब फिजिक्स में हम बात करते हैं नेचुरल लॉज की, तो जाहिर है कि कुछ फोर्सेस भी एग्जिस्ट करेंगे. तो हमारे पास में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं. दोज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स. इनमें से 2 फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं. इनके बारे में हम 9th और 10th क्लास के अंदर कुछ पढ़ चुके हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 बॉडीज ड्यू टू दियर मास. कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जिनके अंदर अगर मास है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे. चाहे उसकी शेप कितनी भी हो, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, साइज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पर वर्क करेगा. इसका फॉर्मूला 9th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, F is equals to G m1 m2 by r square. अब इस फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें नीचे की तरफ आता है आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी ये फोर्स उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम होता जाएगा. कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इकलौता ऐसा फोर्स है यूनिवर्स के अंदर विच इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर. ये कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर रिपल्सिव नहीं बनता है. इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो अभी हमने देखा G is inversely proportional to R square, that is inverse square law को ये फॉलो कर रहा है. Now its range is very large. हम बात करते हैं अर्थ और सन की, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है. और बात करते हैं जुपिटर और सन के बीच में डिस्टेंस और ज्यादा है, प्लूटो और ज्यादा है, उसके आसपास जो कॉमेट्स हैं उससे दूर हैं उनकी भी डिस्टेंस और भी ज्यादा होगी. लेकिन तब भी सन और उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, यानी ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज जो है वो बहुत ही ज्यादा है. एंड दिस फोर्स डजंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम. कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है. जैसे हम बात करते हैं वैक्यूम की, तो वहां पर हमें भी कोई नोन मीडियम नहीं है कि ये इस चीज से बना हुआ है. तो वैक्यूम के अंदर तब भी ये फोर्स काम कर रहा है. दैट्स व्हाई वी से दिस फोर्स डजंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम.
नाउ इट इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है ये दोनों बॉडीज के एकदम सेंटर से एक्ट करता है, यानी m1 के सेंटर से m2 के सेंटर पे ये फोर्स एक्ट करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज सेंट्रल फोर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। नाउ व्हाई वी से इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, कि जैसे एक पेन है, आप अगर अपने हाथ में उसको पकड़ेंगे, लेकिन अर्थ भी क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अर्थ इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, अर्थ उसको नहीं पुल कर पा रही है, आप अर्थ के सामने बहुत छोटे हैं और आपने पेन होल्ड कर रखा है। इट मीन्स योर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अर्थ। दैट्स व्हाई वी से इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब जितने भी फोर्सेस होते हैं उसके कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पर ये फोर्स का जो पार्टिकल है दैट इज ग्रेविटॉन। तो ऐसा माना जाता है कि दो बॉडीज एक दूसरे के बीच में इन पार्टिकल का एक्सचेंज करती हैं, तब ये फोर्स एग्जिस्ट होते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल यहाँ पर क्या है, ग्रेविटॉन। सेकंड जो फोर्स है, जिसकी 10th क्लास में हमने थोड़ी सी स्टडी करी थी मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो सेकंड फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का। 10th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जैसे ही करंट फ्लो होती है वो अपने आसपास क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर सकती है, और चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इन दोनों फोर्स को हम कंबाइनली पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, दोनों तरह का हो सकता है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। हम जानते हैं कि पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या करेंगे, रिपेल। तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। ग्रेविटेशन फोर्स केवल अट्रैक्टिव था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। इसकी रेंज भी ग्रेविटेशन फोर्स की तरह है, बहुत लार्ज होती है। इट्स अ वेरी लार्ज रेंज फोर्स। नाउ दिस फोर्स ऑल्सो डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू एक्ट। ये जो फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन एक फोर्स और है उससे ये वीक है, उसके बारे में हम अपकमिंग स्लाइड्स में बात करते हैं। एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स है यहाँ पर, दैट इज फोटोन्स। सो दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय एक्सचेंज ऑफ फोटोन्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मूविंग कर रही हो। अब क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, जब सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इतने सारे प्रोटॉन्स एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे रह सकते हैं। उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स स्ट्रांग होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो वो न्यूक्लियस को ब्रेक करके बाहर आ जाने चाहिए। तब देखा गया कि यहाँ पर एक कोई स्ट्रांग फोर्स है जो एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को छोटे से टाइनी से न्यूक्लियस के अंदर बाइंड कर सके। ये फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस है। हमारे पास में 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, उन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन इसकी रेंज जो है बहुत कम होती है। ये केवल न्यूक्लियस के अंदर के तरफ ऑपरेट कर सकता है, यानी टिल न्यूक्लियस एग्जिस्ट। न्यूक्लियस के बाहर इस फोर्स की कोई रेंज नहीं है, ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये फोर्स जो है दैट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, which means it works equally between proton and proton, neutron and neutron, and proton and neutron. तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव फोर्स की तरह काम करेगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरह काम करेगा। अब जो फोर्स बड़ा होता है वो जीत जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बड़ा है उससे, ये स्ट्रॉन्गर है तो ये जीतता है और उनको न्यूक्लियस के अंदर रखता है। इट इज जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन अगर वो न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का एक कंबाइंड नाम है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन, ये जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, तब वहां पर क्या होता है, रिपल्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस फोर्स इज जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर बट कैन बिकम रिपल्सिव व्हेन न्यूक्लियॉन्स कम्स टू क्लोज टू ईच अदर। अब यहां पर भी एक एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में बात की जाती है। तो ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल यहां पर हम मानते हैं दैट इज पाई मेसॉन्स। अब हमें केवल एलिमेंट्री पार्टिकल्स का नाम याद रखना है, इनके बारे में स्टडी हमारे कोर्सेज में नहीं है। अब क्वेश्चन है, विल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस दिस फोर्स? जो आंसर है नो, दिस वर्क्स इनसाइड न्यूक्लियस, दैट इज इन बिटवीन न्यूक्लियस। केवल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में ही ये फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा,
क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और बाहर इस फोर्स की कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। फोर्थ जो फोर्स है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। दिस फोर्स वर्क्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल रिलीज्ड इन न्यूक्लियर प्रोसेस। न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एटम का जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक होता है, तो वहां पर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स निकलते हैं। उन एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स है उसका नाम दिया गया है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो इट इज कॉज्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल वेक्टर बोसोन। तो यहां पर एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो गया, वेक्टर बोसोन। अब फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके कंपैरिजन भी कर सकते हैं हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है दैट बाइंड्स द न्यूक्लियस। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एटम को बाइंड करता है कि उसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी है? बिल्कुल। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन कितना भी कम मास हो, कितना भी ज्यादा मास हो, हमेशा वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर है, तो ग्रेविटेशन फोर्स वहां पर रोल प्ले नहीं करता। वहां पर कौन सा रोल प्ले करता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होते हैं सिलेस्टियल बॉडीज, बड़े बड़े जो बॉडीज हैं ना हमारे सोलर सिस्टम में, गैलेक्सीज में, उन लोगों के बीच में एक्ट करता है, उनकी पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी के अंदर उनको रखता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स कहां निकलता है, दैट वर्क्स इन रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस। अब इनकी कंपैरेटिवली अगर हम स्टडी करें तो ग्रेविटेशन फोर्स को अगर आप बेस मानते हैं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स उससे 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है एंड न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। रेंज की हम बात करेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इनकी रेंजेस क्या है, ये बहुत कम होती हैं टिल एटम और टिल न्यूक्लियस। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये भी इनफाइनाइट रेंज का है। अब इसके बारे में तो हमने स्टडी कर दी। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो लॉस के फॉलो करती हैं, यानी कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जो टाइम के साथ में चेंज होती हैं और कुछ टाइम के साथ में चेंज नहीं होती। जो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं वो क्वांटिटीज तो वेरिएबल है, लेकिन कुछ क्वांटिटीज कंजर्व्ड रहती हैं, यानी चेंज नहीं होती, उनको हम बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में हमारे पास में 5 तरह की ऐसी क्वांटिटी है, दैट इज मास, एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। इसमें से मास और एनर्जी का कंजर्वेशन तो शायद आपने 10th क्लास में या 11th क्लास की केमिस्ट्री में सुना होगा। हम बात करेंगे रेस्ट, चार्ज, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम की। तो सबसे पहले आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट implies that matter can neither be created nor be destroyed, that is in any process केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज होती हैं तो जो ओवरऑल मास ऑफ द सब्सटेंस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट जो है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट मींस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसमें क्या होता है, केवल एक फॉर्म से एनर्जी का दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब हकीकत के अंदर हम बात करें तो मास और एनर्जी ये कंबाइंडली कंजर्व्ड होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर प्रोसेस के अंदर जो है मास कंजर्व नहीं रह पाता, वो एनर्जी के अंदर कंजर्व हो जाता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी हमारी रिएक्शंस होती हैं उसमें मास में कोई इतना चेंज ऑब्जर्वेशन नहीं होता, तो हम उसको कंजर्व मान के चलते हैं। नेक्स्ट चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, जो कहता है अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स किसी सिस्टम में अप्लाई नहीं किया है तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मोमेंटम 9th क्लास में हमने पढ़ा था, फॉर्मूला था उसका P इज इक्वल्स टू M एंड V, M इंटू V। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये टर्म हम पहली बार सुन रहे हैं। ये एंगुलर मोमेंटम टर्म्स आती हैं जब रोटेशनल मोशन होता है, यानी कि मोशन अराउंड एन एक्सिस। इसके बारे में हम स्टडी जब चैप्टर आएगा तब डिटेलली बाद में करेंगे। अभी केवल समझते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता सिस्टम में तो उसमें एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, दैट रिमेन्स कंजर्व।
तो जो काम लीनियर मोमेंटम में फोर्स कर रहा है वो काम एंगुलर मोमेंटम में क्या करता है, टॉर्क. अगर no external force is working on a system, then linear momentum remains conserved. If no external torque is applied on a system, then total angular momentum remains conserved. अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर या में हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो लॉज हैं ये इफेक्ट करते हैं चीजों को, और यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में. थैंक यू.